हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकोस। तो गाइस, इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। गेस्ट बोलो या तो सो कॉल्ड सुपर सीनियर बोलो। ये जो है, इनका नाम है अजय सर, जो कि हमारे 4th ईयर बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, जो कि मेरे एक सुपर सीनियर है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन टाइप मतलब पॉडकास्ट टाइप रखने वाले हैं। काफ़ी जो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा रिलेटेड टू फार्मेसी, कि फार्मेसी क्यों चूज़ करें, चूज़ करना अच्छा है कि नहीं, फार्मेसी के बाद स्कोप क्या क्या है, और फार्मेसी किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, और कंपनीज वगैरह कौन सी ज्वाइन करें, ये सब जितने भी आपके रिलेटेड डाउट हैं फार्मेसी से, सब ये क्लियर कर सकते हैं सर। क्योंकि ये समझ सकते हो, अभी मैं फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ और सर है हमारे 4th ईयर के। ठीक है, तो काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी है, काफ़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस है, जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे ताकि आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल सके इससे, इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, अगर और बाकी इस वीडियो के बाद जो भी अगर आपको डाउट होगा, जो भी कमेंट होगा, या जो भी क्वेश्चन आपके साथ पूछना होगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सबसे पहले आप लोग जान लो सर को क्या नाम है सर का और कहाँ से हैं सर। ठीक है, तो सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय बघेल है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैं फ़िलहाल फार्मेसी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। और ये जैसे कि हमारे प्रिय जूनियर आदित्य मिश्रा, जो कि अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और और सर तो आप सर आगरा यूनिवर्सिटी मतलब आगरा से आप बेसिकली, जी, और आप 4th ईयर के यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो सर पहला ये क्वेश्चन है मेरा कि वाई डू यू चूज़ फार्मेसी, मतलब आपने फार्मेसी को ही प्रेफरेंस क्यों दिया, और कोई और कोई आप स्ट्रीम चूज़ कर सकते थे। और फार्मेसी में मतलब चूज़ करने के लिए आपको, जैसे हम लोग को पता है कि 2 स्ट्रीम होता है, या मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी चूज़ कर सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट से होंगे, या तो बायो वाले भी। तो आप ये बताइए मुझे कि मैथ से आप पास आउट हैं अपना इंटरमीडिएट, या तो बायो ग्रुप से, किससे आप पास आउट हैं। एक्चुअली मैं मैथ से 12th किया था। और उसके अलावा मेरा ड्रीम मतलब एयरफोर्स वगैरह ये सब डिफेंस में जाना था। बाद में मतलब हम 3 भाई हैं। उसमें बड़े भैया हमारे एयरफोर्स में ऑलरेडी जॉइन हैं। और छोटे भाई जो हैं हमारे, उनका भी डिफेंस में जाने का ही सपना था। तो और पिताजी हमारे फार्मेसी फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, लगभग 15 से 20 साल इंडस्ट्री में जॉब करते हो गया उनको। तो उनका भी ड्रीम था कि कोई एक आए और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की मतलब बढ़ाने में हेल्प करे उनकी। तो इसी तो तो सर मतलब आप मैथ बैकग्राउंड से थे और फार्मेसी में आपने अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि मैथ वाला स्टूडेंट जो है उसको कितना टफ लगता होगा फार्मेसी। क्योंकि फार्मेसी जैसा हम लोग को पता है, ये ठीक है कि केमिस्ट्री मेन इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें हम लोग जैसा कुछ सब्जेक्ट हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी वगैरह हो गया, HAP कुछ सब्जेक्ट है इसमें। तो वो क्या मैथ स्टूडेंट को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। मैथ स्टूडेंट मतलब इसमें प्रीफर कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी सेल्फ डाउट के। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है स्टार्टिंग में। जैसे कि हम लोग जो भी, दोनों को एक्चुअली प्रॉब्लम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो भी बायो से हो या मैथ से हो, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। क्योंकि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो मैथ वाले स्टूडेंट को रिमेडियल बायोलॉजी करके एक अदर सब्जेक्ट मिलती है, और जो बायोलॉजी वाले होते हैं उनको रिमेडियल मैथ करके एक सब्जेक्ट मिलता है। तो उनको मैथ, हालांकि हम लोग तो हाई स्कूल तक मैथ पढ़े होते हैं थोड़ा बहुत, जो मतलब बायोलॉजी थोड़ा पढ़े होते हैं, और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ में। उसके अलावा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फार्माकोलॉजी ये सब अब नहीं अच्छे से जान रहे होते हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में। और मेरा ये भी एक मेरे लिए अच्छा था कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी थी पहले से, तो मुझे थोड़ी सी आसानी इसलिए और हुई इसमें आने पे। मतलब तो ओवरऑल ये मैटर सर करना चाह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपके पास कुछ प्री नॉलेज है जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि फार्मेसी केमिस्ट्री से डील करता है, तो आप अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आप अपने इंट्रोडक्शन बताए हैं कि आप आगरा से हैं बेसिकली। तो आगरा हाँ। तो यहाँ से काफ़ी दूर है, और आगरा से यहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो है कि काफ़ी डिस्टेंस भी है, और आगरा में खुद एक आगरा यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नाम से एक यूनिवर्सिटी है, जो कि फार्मेसी कराती है हम लोग को, बी फार्मा। तो आपने उसको छोड़ के ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इतना दूर क्यों चूज किया, कुछ स्पेशल कारण। एक्चुअली जब हम हमने ज्वाइन किया था 2019 में। और उस टाइम पे जब एक एग्ज़ाम हुआ करता था UPSW के नाम से, एंट्रेंस जिसे बोलते हैं, तो उसको हमने जब दिया था तो काफ़ी ठीक ठाक रैंक मिल गया था हमको उसमें। और जब काउंसलिंग कराने गए थे तो जो अपनी ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ये पहले रैंक पे था। अच्छा, कट ऑफ इसका हाई था। इसका कट ऑफ हाई था, और अच्छी रैंक पे, ये पहली रैंक पे दिखा रहा था इसको।
और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हमको नहीं मिल रहा था, वहाँ से भी कॉल वगैरह आया था, पहचान वाले भी हैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी हमको इनवाइट किया था एडमिशन के लिए। लेकिन हमको लगा, और उसके अलावा एक ये भी था कि हमको थोड़ा निकलना था, मार्केट के बारे में जाना था और देखना था, तो इसलिए हमने आगरा छोड़ना ही मतलब बेटर समझा। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि सर का रैंक जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब सर पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। ये नहीं है कि सर को आगरा नहीं मिल रहा था, आगरा यूनिवर्सिटी। सर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने के लिए, थोड़ा सा आउटर इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए सर ने अपना चूज़ किया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो अगला सर क्वेश्चन ये है कि फार्मेसी आप करें तो कुछ स्कोप वगैरह देख के आप इसको सिलेक्ट किए होंगे। हालांकि ये आप बताएं कि अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चूज़ किए हैं। तो स्कोप क्या क्या है फार्मेसी की, अगर हम लोग बात करें तो? देखिए, फार्मेसी करने के बाद हम लोगों को ऐसा मतलब अभी तक जो एक ग्राउंड लेवल पे ये सोच बनी हुई है सबकी कि मतलब फार्मेसी का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत लोग नहीं जान रहे हैं एक्चुअली इसको, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया अभी हमारा मेडिकल के फील्ड में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके बारे में जान रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि फार्मेसी का एक्चुअली में बहुत स्कोप है। इसके बाद हम नॉर्मली जनरली मैक्सिमम लोग एक फार्मेसी की दुकान, अपनी जो मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी इंडस्ट्री में जाने पे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन वगैरह, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल जिसके वो हम बोलते हैं, क्यूओ एक डिपार्टमेंट होता है जैसे क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं, एक प्रोडक्शन होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मैन होती है, तो इनमें भी हम जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा एम फार्मा वगैरह करके हम एकेडमिक में टीचिंग वगैरह कर सकते हैं। रिसर्च R&D वगैरह भी है, रिसर्च लाइन में भी हम इसमें जा सकते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे स्कोप दिए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की होती है, और इसमें फार्मेसी के बाद सबसे अच्छी और सबसे बड़ी जॉब जिसे हम DI बोलते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से। तो जो कि काफ़ी लोगों का सपना होता है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। हाँ, तो सर मतलब स्कोप काफ़ी है फार्मेसी का, ठीक है। तभी सर ने चूज़ किया है। जो भी इसको पसंद करता है या चूज़ करता है, स्कोप देख के ही करता है, ठीक है। मतलब स्कोप काफ़ी है, बस वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ कहाँ उसको अपना नॉलेज जो है एक्सपेंड कर सकता है। तो एक क्वेश्चन सर ये है कि फार्मेसी फील्ड तो अच्छा है, ठीक है, स्कोप भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो इसका कितना टफ है फार्मेसी कोर्स? क्या ये BA BSc या BCom वगैरह या MBBS जितना टफ है? मतलब इसका टफनेस लेवल क्या है, कि क्या मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट है, क्या वो इसे कोर्स को कर सकते हैं? देखो, कोई भी सिलेबस, कोई भी कोर्स हो, उसका कुछ भी उसमें टफ जैसा नहीं होता है, अगर हम पढ़ने वाले हैं तो। और अगर हमको नहीं पढ़ रहे हैं तो BA हो, BSc हो या फिर हाई स्कूल भी हो, वो भी हमारे लिए टफ होता है। और रही बात फार्मेसी की स्पेशली, तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारी, जैसे केमिस्ट्री ठीक है, उसके अलावा कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड हम थोड़ा बहुत नॉलेज रख रहे हैं, तो आराम से इजीली हम पास कर सकते हैं। और अगर हमको अच्छा थोड़ा सा स्कोर करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि ये है थोड़ी सी टेक्निकल ये कोर्स है, मेहनत थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टफ है। अगर हम थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं पर डे, अगर हम दिन के अगर 3 से 4 घंटे का इसको दे रहे हैं, तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो जैसे आपको समझ में आया होगा कि ये कोई भी कोर्स, सर के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स टफ नहीं है, जो कि एकदम सही बात बोल रहे हैं। टफ देखो स्टूडेंट बना देते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा। अगर आप पढ़ के जा रहे हो या कोई चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही, तो वो बिल्कुल आपके लिए ईजी होगा, जो कि दूसरों के लिए टफ हो सकता है अगर वो ना पढ़ रहा उसको, ठीक है। तो टफ नहीं है, आप इसको अपना एक कैरियर के रूप में बना सकते हो। फिर एक मैं सर के बारे में पहले थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं कि फार्मेसी कंप्लीट जैसे 8 सेमेस्टर तक हो गया, 4 ईयर कंप्लीट, उसके बाद इंटर्नशिप होता है, ठीक है। उसमें आप कंपनीज में जाके जॉब वगैरह करते हो, ठीक है। तो सर का क्या है कि केस 7 सेमेस्टर में अभी सर पास किए एग्जाम, और 7 सेमेस्टर से ही सर को जॉब मिल गया है, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, जो कि बहुत कम देखने को, हमें रेयर केस में देखने को मिलता है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको 7 सेमेस्टर में ही जॉब कैसे मिल गया, और कैसे हम लोग भी ले सकें उस जॉब को, ठीक है। देखिए, ये हमारा 19 से 23 का जो मतलब बैच है, उसमें बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें कि पेंडेमिक की कंडीशन आई थी और कोविड के टाइम जब चल रहा था, उस बीच में ये जो इंटर्नशिप, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि इंटर्नशिप का एक प्रोसेस होता है हमारी इस फार्मेसी फील्ड में, तो वो मेरा जो इंटर्नशिप का टाइम था वो सन 2022 में जनवरी से, और बीच में जो थोड़ा सा गैप मिला था हमको, मैंने उस टाइम अपने आगरा में एक सेपकॉन लाइफ साइंसेस करके इंडस्ट्री है, जो कि एक्चुअली ह्यूमंस से रिलेटेड नहीं है, वेटनरी का वो मैन्युफैक्चरिंग करती है वेटनरी ड्रग की, तो उसमें मैंने इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट कर ली थी। वेटनरी मतलब एक बार वेटनरी के बारे में, जैसे कि हम जानवरों की जहाँ पे दवाएं बनती हैं उसको हम वेटनरी का दवाएं बोलते हैं।
तो उसके बाद रही थोड़ा फैमिली सोच, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इन्होंने भी बताया और हमने भी बताया कि पिताजी हमारे 20 साल के लगभग एक्सपीरियंस हो गया उनको, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो थोड़ी सी उनकी हेल्प और थोड़ा सा अपना नॉलेज की हेल्प से हमको एक अच्छे कंपनी में जॉब फिलहाल मिल गया है। मतलब कि समझ सकते हैं आप लोग 20-25 साल जो एक एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी कम नहीं होता है। 20-25 साल अगर आप किसी चीज़ को डिवोट कर रहे हो, डेडिकेट कर रहे हो, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा सर का क्या है, फैमिली सपोर्ट वगैरह आप बोल सकते हो। और बाकी स्टडीज़ में तो सर काफ़ी अच्छे हैं ही। तो मतलब इनको 7th सेमेस्टर में ही जॉब मिल गया, ठीक है। तो अगला ये मेरा सवाल है सर से, शुड वी जॉइन कंपनीज लाइक सिप्ला सन फार्मा, जो कि एक ब्रांडेड, एक काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। अगर आप जानते हो इनके बारे में, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हो तो आप बिल्कुल जानेंगे इनके बारे में। या तो हम लोग को कुछ जॉब करते वक्त नए कंपनीज को ज्वाइन करना चाहिए, लाइक जेपी ड्रग्स वगैरह कंपनी हुई, इससे और भी कंपनीज हैं। तो हम लोग का, मेरा मतलब ये सवाल है कि अगर हम लोग जॉब स्टार्टिंग से कर रहे हैं, चाहे वो इंटर्नशिप हो या कोई भी जॉब कर रहे हो आप, तो डायरेक्ट हमें रिकॉग्नाइज्ड कंपनी पे डायरेक्ट जंप करना चाहिए कि कुछ स्टार्टिंग से अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक कंपनीज जो इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई हैं या जो कुछ अभी नई स्टार्ट हुई हैं, तो उनमें जॉब करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मतलब मेरे पिताजी पहले से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा मेरे कुछ सीनियर्स और मेरे शिक्षक, जैसे कि हमारे आशीष गुप्ता सर रहे और भी आलोक दास सर, इन सब से भी जितना मैंने सीखा है अभी 4 साल के अपने पीरियड में, तो मैंने यही जाना है कि स्टार्टिंग हमको पहले छोटे स्केल से करना चाहिए। हालांकि मेरे पिताजी का थोड़ा अच्छा खासा सोर्स था, तो वो मुझे सिप्ला में भी जॉब दिलाने के लिए बात किए थे, तो मुझे सिप्ला में भी जॉब मिल जाता। वहाँ मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था एक्चुअली, और वो भी मेरा इंटरव्यू पास हो गया था, तो जॉब मुझे वहाँ भी मिल रहा था। लेकिन बाद में मैंने जब ये जाना कि अगर मैं सिप्ला में एक बार मैं, जैसे कि मैंने बताया कि QC QA और ये प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट होते हैं अपनी किसी भी इंडस्ट्री में। तो अगर मुझे कंपनी में वहाँ पे जाके QC में जॉब मिलता है, क्वालिटी कंट्रोल में, तो बड़े अगर कंपनी में हम जाएंगे तो वहाँ पे जो एक मेन फार्मासिस्ट होते हैं उनके, तो वो लोग अपना ज़्यादा टाइम हमको नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम QC से स्टार्ट किए हैं तो हो सकता है कि हमारा जो पूरा जो टाइम रहेगा लाइफ का, वो QC में ही निकल जाए पूरा। तो इसलिए पिताजी ने भी बोला हमको कि मतलब पहले छोटे स्केल से हमको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि जैसे कि अभी जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे 3 प्लांट हैं। जैसे कि उसमें है, एक तो हमारा कैप्सूल है, टैबलेट है, उसके अलावा ये सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, जितने भी ये रहते हैं इमल्सन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बाद में हो सकता है कि मतलब मैं थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद किसी अगर पेरेंटल वाली इंडस्ट्री में जाता हूँ जहाँ पे कि मतलब इंजेक्शन का काम चलता है, तो अगर मैं वहाँ भी ले लेता हूँ तो मेरे लिए ये बेटर है। अगर सारी नॉलेज मुझे मिल जाएंगी, उसके बाद अगर मैं सन फार्मा हुआ, जैसे कि इन्होंने बताया, सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनमें अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, हो सकता है कि कई केस में ऐसा होता है कि जो बड़ी कंपनी है उसमें हमको जॉब तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम जैसे QC में किए हैं तो हमको पता, नॉलेज सिर्फ QC की है, और पता चला कि कंपनी में रिक्वायरमेंट है, हमको पेरेंटल में जाना है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उस कंपनी में वहाँ पे हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, हमको वहाँ जॉब नहीं मिलेगा उस चीज़ का। अगर हम छोटी छोटी कंपनियों से थोड़ा थोड़ा सीख के, और यहाँ पे सिखाने वाले थोड़ा रहते हैं, ये लोग थोड़ा जो भी केमिस्ट रहते हैं और जो इसके ऑनर रहते हैं छोटी ये कंपनियों के, ये इनमें प्रमोट करते हैं, ये बोलते हैं अपने जो भी सीनियर रहते हैं उनको बोलते हैं कि जो भी नए बच्चे आए हैं उनको सिखाने में थोड़ी हेल्प करते हैं ये लोग। तो ये अब उसमें अगर हमारे पास सारी नॉलेज है रिलेटेड, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल और सस्पेंशन, इमल्सन एंड इंजेक्शन, सारी की नॉलेज है, तो जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी की, किसी भी फील्ड में रहे, उनको टैबलेट में केमिस्ट चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें जो भी चाहिए, तो उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि सर का मतलब ये है कि अगर स्मॉल कंपनीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो फार्मासिस्ट वहाँ के जो मेन होंगे उनका आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, और आप थोड़ा थोड़ा करके आपका जो पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपका जो ग्रोथ का चांसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है इन कंपेयर टू द कंपनीज लाइक सिप्ला और सन फार्मा, ओके। तो अगला मेरा ये सर से क्वेश्चन है कि ठीक है, जॉब वगैरह हो गया, कंपनी वगैरह हो गया, तो अब ये मैं पूछना चाहूँगा सर कि मेजर डिफरेंस क्या है उन स्टूडेंट में जो कि बी फार्मा कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से? क्या दोनों का नॉलेज सेम होता है? क्या दोनों को जॉब जो है वो
जल्दी मिल जाते हैं, या किसको जल्दी मिल सकता है, या कौन जो जीपैट वगैरह अगर अच्छे एग्जाम है कौन आसानी से क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बी फार्मा कर रहा है या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बी फार्मा कर रहा है? देखिए जैसे कि मैं बताऊं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, दोनों में जो एजुकेशन का लेवल होता है देखा जाए तो इक्वल रखा जाता है और वेल क्वालिफाइड टीचर रहते हैं हमारे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जितना कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में, कि थोड़ा सा अंतर आता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट में। जैसे कि आगे के लिए हायर एजुकेशन के लिए उनको जीपैट क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करनी है। इसके अलावा और भी अदर जैसे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि हमको प्रॉपर क्लास नहीं मिल पाती हैं अदर एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे कि क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे अदर प्रोग्राम होते हैं, तो अगर हम सेल्फ स्टडी मतलब अदर स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लेके, तो उनको अगर हम ना ज्वाइन करें तो वो एक्स्ट्रा टाइम हमको मिलता है अपनी अदर प्रिपरेशन करने के लिए। तो वहाँ पे जो प्राइवेट स्टूडेंट रहते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे जो उनका जो भी शेड्यूल है वो प्रॉपर चलता है, टाइम से लैब वगैरह उनको पूरा 10 बजे से जैसे कि क्लास स्टार्ट होता है और 5 बजे तक उनको पूरा कॉलेज में रहना ही पड़ता है। उसके अलावा टाइम से असाइनमेंट वगैरह और भी जितने भी कॉलेज रिलेटेड जितनी भी नीडेड चीज़ रहती हैं उन सबको उनको टाइम से प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्राइवेट वालों को कम टाइम मिल पाता है अपनी तैयारी वगैरह के लिए, इसलिए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। जीपैट हुआ या फिर और भी हम जिस भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो फार्मेसी में अभी हम जो कर रहे हैं उसमें भी अच्छे से मतलब जैसे कि मैच्योर हो जाना या फिर अपनी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ये मतलब मुझे ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है अदर एज कम्पेयर टू प्राइवेट फील्ड। तो जैसा कि आपको पता चला होगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो काफ़ी आपको समय मिलता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखो हर जगह होती है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पार्ट ले रहे हो कि ना ले रहे हो। तो सर क्या हम लोग को मतलब बस फार्मेसी का मतलब जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी कोर्स का पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हम लोग को बस पढ़ाई ही करते रहना है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना होगा, मतलब कुछ इसका मतलब है कि नहीं? मतलब देखिए सिर्फ पढ़ाई ही करना ये तो कोई मतलब मेरा मानना है कि ये कोई वो नहीं है, क्योंकि ठीक है पढ़ाई करना अच्छी बात है लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई करिए लेकिन ये है कि 1 आध घंटे जैसे कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अदर एक्टिविटीज़ में हम कोई भी नेगेटिव चीज़ उसमें ला रहे हैं, ये नहीं। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जैसे कि हम थोड़ा और हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हम फैमिली टाइम ना दे पाएँ। तो अदर एक्टिविटीज़ मैं तो यही कहूँगा कि 1 आध घंटे का जैसे टाइम निकालें उसमें फैमिली से बात कर लीजिए, कुछ गेम्स वगैरह जैसे कि हम लोग अगर प्रेफर करते हैं तो वो हो जाए, म्यूजिक वगैरह थोड़ा बहुत कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो जैसा आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना होगा, क्योंकि आपका देखो पढ़ाई तो चलता रहेगा, बाकी हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का हमारे। जब हेल्थ सही रहेगा तभी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी और ऐसा काम ना करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सर के अकॉर्डिंग कि आप अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। मतलब आपका गोल कुछ और करने का जीवन में और आप कुछ और करने लग जाएं, तो ऐसा कुछ आपको काम नहीं करना चाहिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो सर लास्ट ये बस सवाल है कि पर्सनैलिटी वर्सेस नॉलेज इन फार्मेसी फील्ड, मतलब अगर आप जैसे कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसमें क्या नॉलेज को चेक किया जाता है कि पर्सनैलिटी को भी, कि दोनों को हम लोग को देखा जाता है? ऐसा है क्या कि जिसका नॉलेज ज़्यादा है वो ज़्यादा सिलेक्ट हो सकता है जॉब में, या तो जिसका पर्सनैलिटी अच्छी है वो सिलेक्ट हो सकता है? तो दोनों में क्या कंपेयर है? दोनों होना ज़रूरी है कि बस एक से होने से भी काम चल जाएगा? देखिए जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन किया हमसे कि पर्सनालिटी और नॉलेज क्या मैटर करती है अगर किसी भी हम प्राइवेट फील्ड में जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी कहीं भी हम अप्लाई कर रहे हैं जॉब या उसके लिए। तो ये मेरा मानना है और जितना भी मैंने जाना है कि पर्सनालिटी का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में। पर्सनालिटी अगर हमारी नॉलेज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन सिर्फ नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि सिप्ला हुई, सन फार्मा हुई, मैनकाइंड हुई, रेनवैक्सी हुई, इनमें जब हम एज एम्प्लॉय सेलेक्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे हमारी पर्सनालिटी को प्रेफर किया जाता है।
अगर हम अच्छे, और इसमें जैसे कि हम पर्सनालिटी सिर्फ कपड़े पहनना ही पर्सनालिटी नहीं होती है, अच्छे दिखना ही पर्सनालिटी नहीं है। इसमें एक मेन जो पॉइंट है, इसको हम जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारी मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे से देखी जाती है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और किसी भी अदर पर्सन के सामने कैसे अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है। अगर हम सिर्फ किताबी नॉलेज रख रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि हम किसी के सामने अपने जो भी विचार हैं उनको एक्सप्रेस ना कर पाएँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि पर्सनालिटी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे किसी भी ग्रोथ में। किसी भी तरह की हम अगर ग्रोथ करना चाह रहे हैं लाइफ में, तो उसमें पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। तो सर पर्सनैलिटी को ही मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल नाम का सब्जेक्ट है क्या? हाँ बिल्कुल। बी फार्म फर्स्ट ईयर में ही नहीं, कोई भी हम टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल ना एक सब्जेक्ट रखा ही जाता है। और ये मेरा मानना है कि ये सब्जेक्ट यहाँ बी फार्मा या इसी में नहीं, इसको हमें हाई स्कूल या इंटर में भी इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि इससे ना ये होता है कि पहली बात तो हम लोग अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो जाता है, किसी को बोलने का तरीका। उसके अलावा पर्सनालिटी, जैसे कि ये भी नहीं है कि मतलब हम किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ पे स्लीपर पहन के निकल जाएं, या फिर एक लोवर टी शर्ट टाइप नहीं। अगर हम प्रोफेशनल कोर्स करके जा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल ड्रेस भी होना चाहिए हमारा। और जैसे कि हम फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हमारी हेयर स्टाइल और हमारी बियर्ड्स वगैरह ये भी मैटर करता है, ये भी प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अब कहें तो जैसे कि मूवियों में देखा जाता है, एक मूवी आई थी कबीर सिंह करके, ठीक है, उसमें शाहिद कपूर नामक एक एक्टर थे। तो वो इतना बड़ा बियर्ड रखे हुए थे और वो उसमें दिखाते हैं कि वो एमबीबीएस में बहुत मतलब टॉपर रहे हैं। तो ऐसा एक्चुअली में रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है और ना ही होना चाहिए ये सब। क्योंकि अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और प्रोफेशनल कोर्स में ये पर्सनालिटी मैटर करती है, और इसी के बेस पे हमको वहाँ पे जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मैटर हमारे लिए बहुत करती हैं। ओवरऑल आप लोगों को समझ में आया होगा कि पर्सनैलिटी कितना इम्पोर्टेंट है आपको किसी भी फील्ड में, सिर्फ फार्मेसी में नहीं, किसी भी फील्ड में। तो पर्सनैलिटी का मैटर बस मतलब सर के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि पर्सनैलिटी मतलब बस आप गुड लुकिंग हो, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका डिसिप्लिन, मैनर, बिहेवियर लोगों से कैसा है, सब उसमें देखा जाता है, ठीक है। तो बाकी सर आप अभी बोल रहे थे कि बीएड वगैरह सब क्लीन होना चाहिए, तो आपका अभी क्यों नहीं है ऐसा कुछ स्पेशल कुछ कारण उसके पीछे कि कुछ अगर पर्सनल बातें हैं तो आप नहीं शेयर कर सकते हैं, बाकी अगर आप शेयर करना चाहें लोगों में तो। देखिए, जब से हमने फार्मेसी ज्वाइन किया और उसके अलावा पहले से भी पर्सनल जैसा कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, ठीक है। और रही बात इसको रखने की, तो ये है कि अभी 1 तारीख को जो 1 मई 2023 है उसको हमें ज्वाइन करना है इंडस्ट्री को। तो उससे पहले ये सब हमको हटाना है। तो लास्ट बेस थी, इससे पहले ये बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो ये था कि एक बार देख लें ये चेक करने के लिए कैसे हम दिखते हैं एक्चुअली, क्योंकि अभी थोड़ा क्लास भी ऑफ चल रहा है, इसीलिए इसको रखें। वरना हम इसको ज़्यादा रखना प्रॉपर नहीं करते हैं। और हम जैसे कि आदित्य मिश्रा को भी ये सलाह देना चाहेंगे कि प्रोफेशनल अच्छे दिखते हो, लेकिन ये बियर्ड्स वगैरह नहीं ज़्यादा रखनी है। और पर्सनल जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में। तो जैसा आपको समझ में आया होगा कि आपको प्रोफेशनल तरीके से रहना होगा, क्योंकि ये बी फार्मा जो है कोर्स या फार्मेसी कोर्स जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है। एमबीबीएस वगैरह ये सब प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके बाद भी अगर कुछ डाउट वगैरह हो या कुछ क्वेश्चन अगर सर से पूछना हो तो आप बता सकते हैं मुझे। और सर बस मेरा ये एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है एंड में कि अगर आप देखें आपको 7th सेमेस्टर में जॉब मिल गया, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी का भी कुछ उसमें रोल था? क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज आप काफ़ी गुड लुकिंग वगैरह भी हैं और कम्युनिकेशन स्टाइल भी आपकी काफ़ी अच्छी है। तो क्या कितना इंपॉर्टेंस रोल था आपका ये जॉब पाने के लिए? ये जॉब पाने में आपका पर्सनैलिटी का कितना रोल था? और आपकी जैसे पर्सनैलिटी हम लोग कैसे बनाएं? कुछ टिप्स देंगे अपने जूनियर को, आने वाले जूनियर को या किसी को भी? देखिए, जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में पूछा कि मतलब पर्सनालिटी से यही जॉब मिली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमें जॉब पर्सनालिटी के बेस पे मिली है। फर्स्ट इसमें मैं मेन इसमें मानता हूँ तो अपने जो मेरे फैमिली सपोर्टर हैं, जैसे कि मैंने बताया पिताजी रहे हैं, तो ये उनकी हेल्प से मिली है मुझे। और उसके अलावा थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज पे भी ये हमको मिला है। जैसे कि थोड़ा बहुत भले ही पिताजी की वजह से हम इंटरव्यू देने तो चले गए थे, ये था कि एक उनकी सपोर्ट थी, तो
थोड़ा सा उसका हेल्प मिला, लेकिन उसके अलावा हमको भी इंटरव्यू देना पड़ा था वहाँ पे, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज पे भी, नॉलेज के बेस पे भी हमने ये जॉब पाया है। और रही बात स्मार्टनेस की और ये सब, तो मेरा मानना है कि स्मार्टनेस कुछ नहीं होती है। स्मार्टनेस सारी, पहली बात तो जैसे कि अभी हुई थोड़ी बात कि कम्युनिकेशन स्किल वो मैटर करती है। थोड़ा सा हम लोग इतना कर सकते हैं कि जो भी हमारी ड्रेसिंग सेंस है उसमें थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं, और कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रख सकते हैं। बात करने का तरीका हमको बताता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक्चुअली। अगर हम फार्मेसी नहीं किए हैं, उसके बाद भी अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो हो सकता है कि हम फार्मेसी से जो ग्रोथ हम फार्मेसी के बाद पा पाएँ उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाएं। और एक ये रहता है कि हमने फार्मेसी भी कर लिया, उसके बाद हमने पीजी कोर्स भी कर लिया, पीएचडी तक चले गए, लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी है, हमको बात करने का तरीका नहीं पता है कि कैसे किसके सामने कैसे अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे शकल अच्छा होना या फिर हमको कितना शकल से अच्छे दिख रहे हैं, तो ये सब मैटर नहीं करता है। तो मेन इसमें आता है कि हम कैसे अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और कितना हम जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं, और जितने हमारे एल्डर्स, जितने भी हमारे टीचर्स लोग, शिक्षक लोगों से हमने क्या गेन किया, उनकी कैसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। ना कि सिर्फ शकल अच्छी दिखने से नहीं हो पाता है कुछ भी। अगर शकल ही देखनी होगी तो ये फार्मेसी के फील्ड में नहीं, अगर शकल अच्छी है तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो लोग, जिसको लगता है कि वो उसकी शकल ज़्यादा अच्छी है, तो वो फिर एक्टर बनने जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन्स, और काफ़ी अच्छी लाइन बोले हैं कि देखो यार, पर्सनैलिटी बस मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास 100% पर्सनैलिटी और नॉलेज जीरो है, तो आप कहीं भी अब लाइफ में पर्सनैलिटी को लेकर नहीं सफल हो सकते। ठीक है, क्योंकि देखो पर्सनैलिटी अगर बात करें हम लोग, तो एक्टर वगैरह को आप देखे होंगे, अगर इनके पास अगर नॉलेज, अगर ना हो नॉलेज, अगर किसी भी फील्ड में पर्टिकुलर, अगर मैं फार्मेसी की बात करूं, तो पर्सनैलिटी के हिसाब से इनका थोड़ी ना हम लोग जॉब इनको दे देंगे, है कि नहीं। तो पर्सनैलिटी के साथ साथ नॉलेज का होना भी इंपॉर्टेंस है, और किसी भी चीज़ का लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी फर्दर आपको कमेंट या कुछ सर से जानना होगा, तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं बताया, ये हमारे 4th ईयर सुपर सीनियर हैं, जो कि सीनियर होता है 2nd ईयर का जो स्टूडेंट है, 3rd ईयर का भी सुपर सीनियर होता है, और 4th ईयर को हम लोग डुपर सीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं लिमिट में ही रह के सर से क्वेश्चन पूछा, कुछ ज़्यादा बहुत ये नहीं कि जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारे डिसिप्लिन को ख़राब कर सके। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू। थैंक्स ऑल। कुछ रह तो नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं समझने का शौक है। सही है यार, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिलहाल ये जो करने जा रहे हैं वो बहुत बुरा करने जा रहे हैं। मैं वो कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं सर, हमेशा हर चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, काश आप माने नहीं? एक दिन ना गए होते, कितने दिन तक बचे रहे, एक दिन और बचे रहे होते। आप लिख के देखिए ना, कैसा लिखा रहा है वो देखिए। ठीक है, नहीं, हमारे हाथ से नहीं, गजब यार, बेइज्जती कर रहे हो सब लोग उठा के। लिखना क्या है बताओ? कुछ भी ऐसे ही देखिए, यही कॉपी करिए, कुछ भी लिखिए। अपना नाम बताओ। जो तुम बेइज्जती करा रहे हो ना मेरी, ये देख सकते हैं सर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। गजब गाड़ी नहीं हो रही है। अब मेरे चैनल पे लाइव का ऑप्शन खुला, लाइव आ सकता है। नहीं, ये सब ना करो, कुछ भी मतलब लिखते जा रहे हो। अच्छा क्वेश्चन लिखना है अभी। अरे नाम क्या है, DI लगाया है मेरे के। गॉट जॉब इन 7th सेम। हाँ, हाउ सर ना वो बताइएगा सोच के बारे में, कहिएगा कि मैं जगह जगह इंटरव्यू देने मतलब HOD सर चला है भाई, HOD सर के सोच पे। नहीं ऐसा नहीं, कहिएगा मैं इंटरव्यू करने का ट्राई कर रहा था, मेरे पास लिंक्डइन वगैरह है, सारे प्रोफाइल्स वगैरह हैं, सब अप्रोच कर वहां से एचआर वगैरह की। बताओ सर, सब बताओ आगे। हाँ सर जी, क्या हाल है मैम का? इसको चलाओ, कितना है?